गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 9th का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे कि वर्क एक्चुअल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क। व्हाट इज वर्क? डेफिनेशन है वर्क की। डेफिनेशन, द ability of force ability of force which produces displacement फोर्स की जो एबिलिटी जो क्या प्रोड्यूस करती है? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती। कहां? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। It is mathematically defined as the product of magnitude of force and displacement in the direction of force। ध्यान रखें। ठीक, तो इस तरीके से वर्क डिफाइन किया जाता है। तो मैथमेटिकली जो वर्क डिफाइन होता है, तो जनरली वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं लिया जाता। ये डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन फोर्स की रहती है, जो डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स पर अगर हम F फोर्स लगाते हैं और इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट यहां से ये बॉक्स यहां आ जाता है, कितना डिस्प्लेस हुआ? डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में है? फोर्स की डायरेक्शन। ध्यान रखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में है, इसलिए हम डायरेक्ट वर्क लिख देते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल वे, बिल्कुल सिंपल वे। बट यदि फोर्स की डायरेक्शन से अदर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F, और मान लीजिए कि ये हमने इसको OA नाम दे दिया, और इस ब्लॉक पर जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच एंगल कितना है? ये आपका P हो गया। अब देखिए, अगर हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर यहां आता है। तो देखिए, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो D हुआ, है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में केवल इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, OQ। तो ये OQ जो है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये OQ को पहले हम जनरली निकाल लेंगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुकी है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? ये OQ है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? OP। ठीक है, तो ये cos थीटा जो है, ये हो जाएगा आपका OQ, और OP की जगह हम इस D का मैग्नीट्यूड ले लेते,
जिसको हम केवल डी लिख सकते हैं, ओनली डी। तो जब हम डी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? OQ की वैल्यू आ जाएगी डी कॉस थीटा। इसका मतलब व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस कंडीशन में जो वर्क आएगा, वर्क जो होगा वो होगा फोर्स माने F इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो अपन ने यहां पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो कितना है? तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये है डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो वर्क W इक्वल टू हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दोनों की। वेक्टर डी और वेक्टर एफ का मतलब क्या होता है कि ये दोनों की डायरेक्शन के बीच बनने वाला एंगल है थीटा। ठीक, तो अब अगर हम इसके केसेस पर बात करें तो ध्यान देंगे, इसके केसेस पर हम बात कर ले रहे हैं कि कॉस थीटा, सपोज कीजिए कि इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो गया तो हमें मालूम है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती। तो जब हम वैल्यू लिखेंगे तो W इक्वल टू केवल आएगा एफ डॉट डी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और ये वर्क जो है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक, अब देखिए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान रखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? W इक्वल टू आ जाएगा एफ डॉट डी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है 0। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 वर्क डन होगा। तो ये इससे कुछ ना कुछ एनुअल एग्जाम में इस वाले पॉइंट से निकल के आता है। तो ध्यान रखेंगे, whenever the direction of force is perpendicular to the direction of displacement or direction of displacement is perpendicular to the direction of force, then work done will be 0। वर्क डन क्या होता है? 0 वर्क डन आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 9th स्टैंडर्ड का है इसलिए मैं इसको और आगे नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। फिर अगर सपोज कीजिए कि इफ थीटा इक्वल टू 180 रख दें, 180 कैसे आएगा? सपोज कीजिए कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ डॉट डी कॉस 180, और कॉस 180 आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती? -1। जब हम यहां -1 रखेंगे तो एफ डॉट डी, और ये आ जाएगा -1, मतलब दिस इज W इक्वल टू एफ डॉट डी, दैट इज नेगेटिव। तो ये वर्क डन जो है वो नेगेटिव वर्क डन आएगा। कैसा वर्क डन आएगा? नेगेटिव वर्क डन आएगा। whenever the direction of force is opposite to the direction of displacement, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क डन हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट, तो आपको मालूम है यूनिट ऑफ W माने वर्क इक्वल टू क्या होगा? यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट ऑफ वर्क, ध्यान रखेंगे, वर्क की यूनिट होती है जूल। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दैट इज मीटर। इसका मतलब जूल जो होता है वो होता है न्यूटन
इंटू मीटर। ध्यान रखिए। तो अगर मैं 1 जूल को डिफाइन करूं, अभी एनसीईआरटी में आपकी 1 जूल की डेफिनेशन दी है, 1 जूल को डिफाइन करूं तो दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्या मतलब है, अगर हम 1 जूल को डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 जूल, तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 जूल की डेफिनेशन, इफ 1 न्यूटन फोर्स produces a displacement of the body by 1 मीटर, कितना 1 मीटर डिस्प्लेस कर देता है तो वर्क डन कितना होगा 1 जूल। तो ध्यान देंगे, इफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स produces a displacement, displacement of a body by 1 मीटर, 1 मीटर कहां, लेकिन in the direction of force, in the direction of force, direction of force, in the direction of force, then work done is said to be 1 joule. This is work done is said to be 1 joule. तो ये वर्क डन इसकी एसआई यूनिट है। जूल जो है वो कौन सी यूनिट है, एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट याद रखेंगे, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ये होती यूनिट। और इनमें रिलेशन क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो वर्क आपको समझ में आया होगा, वर्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है कि अगर हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी भी फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है, या उसका डिस्प्लेसमेंट का कोई ना कोई पार्ट या जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव वर्क कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्क। सपोज कीजिए मैन पुल द बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो मैन जब वर्क कर रहा है तो मैन फोर्स कहां लगा रहा है, अपवर्ड, बकेट भी कहां आ रही है, ऊपर, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। जैसे एक मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक बॉक्स है, ऐसा एक बॉक्स है, और एक कोई भी पर्सन मान लीजिए ये मैन इसको पुश कर रहा है, तो जब ये पुश करेगा तो बॉक्स आगे बनेगा, तो फोर्स कहां लगा रहा है, इस डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन होगा, तो ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉक्स पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कहां लगता है, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। बॉडी जिस डायरेक्शन मूव करती, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स है, और यदि हम फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो वो डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, और अगर बकेट पानी से भरी बाल्टी अगर ऊपर आ रही तो ग्रेविटी का अगर हम वर्क डन निकालेंगे, कि सपोज कीजिए कि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लग रही और बकेट ऊपर की ओर आ रही, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। ठीक इसी टाइप से जीरो वर्क डन की बात करें तो जीरो वर्क डन में या तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, सपोज कीजिए कि कोई बॉल को हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बॉल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। लेकिन कभी कभी फोर्स भी लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इसके बाद भी वर्क डन क्या होता है,
जीरो आता है। कब? अगर फोर्स की डायरेक्शन, ये वाली कंडीशन ध्यान रखें, अगर फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ये 90 डिग्री पर, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर एक कुली अपने सिर पर सूटकेस रखकर प्लेटफॉर्म में मूव कर रहा है, तो देखिए अगर कुली जो है, मान के चले ये कुली, ठीक है, इस टाइप का ये कुली है और ये मूव कर रहा है अपने सिर के ऊपर सूटकेस रखकर, तो ये सूटकेस आगे जा रहा है और सूटकेस की ग्रेविटी जो है mg वो नीचे लग रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा? जीरो वर्क डन आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन भी जीरो होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? और बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अ फोर्स acting on the body towards its center, which always changes the direction of motion of the body. वो फोर्स जो है वो बॉडी की डायरेक्शन को रेगुलरली क्या होता है? चेंज करता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन भी क्या होता है? जीरो होता है। सपोज कीजिए कि मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो अगर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ सेंटर में, तो सेंटर की तरफ जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। तो वर्क डन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और वर्क डन क्या होगा? जीरो। आप तो इतना याद रखो कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है तो वर्क डन जीरो ही होता है। इसका उल्टा भी होता है कि यदि वर्क डन जीरो है तो डेफिनेटली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। एक बात का ध्यान रखेंगे, कॉपी पेन निकाल के बैठिए, ये सारी चीजें नोट करते जाइए, और आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे फॉलो का बटन है, ठीक है, और लाइक करते जाइए। तो इस तरीके से ये वर्क की अपन ने सारी चर्चा कर लिया। वर्क डन क्या होता है, मैं लास्ट में इसके सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो एनसीईआरटी में दिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज समझ में भी आएगी और न्यूमेरिकल भी बनेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या होती, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? एनर्जी सिंपल कहते हैं द कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क is called एनर्जी। अगर किसी बॉडी में वर्क करने की कैपेबिलिटी है तो हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी है। अब किसी बॉडी में उसकी जिस स्टेट के कारण वर्क करने की एनर्जी होती है या वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, हम उसे उस स्टेट की एनर्जी कहते हैं। सपोज कीजिए कि फ्लोइंग वाटर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को बहा के ले जा रहा है, मतलब उसमें मोशन स्टेट के कारण वर्क करने की कैपेबिलिटी है। द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion, that is called kinetic energy। किसी बॉडी में अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के कारण अगर वर्क करने की कैपेबिलिटी है तो हम कहते हैं कि बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed by body by virtue of its configuration position, that is called potential energy, ठीक है। तो एनर्जी की जो यूनिट है, एक्चुअल में एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं? वर्क से ही करते हैं, इसलिए वर्क की यूनिट क्या है? जूल। तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी? जूल होगी एसआई में, और सीजीएस में क्या होगी? अर्क। ध्यान रखें। अब एनर्जी वेरियस टाइप की होती है। हम यहां पर जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी. What is mechanical energy? The energy possessed by body by virtue of its motion, position, configuration, etc. That is called mechanical energy. मतलब mechanical energy जो है कुछ और नहीं बल्कि the sum of kinetic energy plus potential energy. इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल के बाद हम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ध्यान से समझेंगे, इसका डेरिवेशन भी बता रहा हूं मैं. काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion is called kinetic energy. Kinetic energy. If a body of mass m is moving with velocity v. ठीक, एक बॉडी है m मास की, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी is given by ke, kinetic energy, half mv square. This is the formula of kinetic energy. ध्यान रखें, this is the formula of kinetic energy. ठीक, अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे. डेरिवेशन ये आता है एग्जाम. ठीक, डेरिवेशन एक्चुअल में ध्यान देंगे, ये एनर्जी किसके कारण? मोशन के कारण. अगर रेस्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए तो कितनी होगी? 0, क्योंकि उसमें मोशन है ही नहीं. ठीक है, तो डेरिवेशन में ध्यान रखेंगे, हम इस काइनेटिक एनर्जी को दो टाइप से डिराइव कर सकते. काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड बाय द वर्क डन which can perform by the body from its motion state to rest state. मोशन स्टेट से रेस्ट स्टेट आने में बॉडी जितना परफॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन. या दूसरा तरीका है कि सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है, ये रेस्ट स्टेट में, और अगर हम इस पर फोर्स लगा दें, और ये मोशन स्टेट में आ जाए. ठीक है, सपोज कीजिए कि यहां पर मोशन स्टेट में आ गए, तो हमने वर्क किया ना, यही वर्क इसकी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड बाय द वर्क डन ऑन द बॉडी विच देखिए, जो वर्क बॉडी को क्या कर रहा है? मूव करा रहा है. ये फोर्स बॉडी को क्या करा रहा है? मूव करा रहा है. बॉडी यहां पर रेस्ट स्टेट में थी, यहां पर मान लीजिए कि वेलोसिटी v से चलने लगी, तो अब v वेलोसिटी से चल रही है, इस समय इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो जितना इस फोर्स ने वर्क किया है. ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि बॉडी मोशन स्टेट में, सपोज कीजिए कि ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही. ठीक, तो ये बॉडी अपनी रेस्ट स्टेट तक आने में, माने v इक्वल टू 0, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, 0 होने में ये बॉडी जितना वर्क करेगी वही इसका क्या होगा? मेजरमेंट होगा काइनेटिक एनर्जी का. ठीक, तो चाहे हम ये वाली कंडीशन से निकालें या ये वाली कंडीशन से, दोनों, मैं ऊपर वाली कंडीशन से निकाल दे रहा हूं. ध्यान देंगे यहां पर कैसे निकालेंगे डेरिवेशन, ध्यान से समझना. सारी चीजें मैं एक एक करके लिख रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी. ध्यान देंगे, यहां पर बॉडी जब यहां से यहां आई तो वेलोसिटी v आ गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का? d. तो ध्यान देंगे, लेट अ
a body of mass m is at rest. कैसी है बॉडी? रेस्ट में. a force is applied on it. बॉडी पर हमने फोर्स लगाया. अब देखिए हमें मालूम है न्यूटन का सेकेंड लॉ F इक्वल टू क्या होता है? ma. तो A बराबर क्या होगा? F अपॉन m. अब देखिए बॉडी का मास भी है और हम फोर्स भी लगा रहे हैं. ठीक है, अब फोर्स F, ठीक है, हम फोर्स भी लगा रहे हैं, तो दोनों का रेशो क्या देता है हमको? एक्सेलरेशन देता है. इसका मतलब अगर फोर्स लग रहा है और मास है तो फिर एक्सेलरेशन भी तो होगा. ठीक है, और मासलेस बॉडी होती नहीं. तो अ फोर्स इज F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी which produces an acceleration कितना? A. इसमें ऑन द बॉडी. अब जब बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया इसका मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, है ना. तो विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन A ऑन द बॉडी एंड आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? D. आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट D, द वेलोसिटी of the body becomes v. ठीक, बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? v. देखिए एग्जाम में डेरिवेशन आता है, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिख के करना. ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो मैं रब कर दे रहा हूं, यहां ध्यान देंगे. हाँ, देन वर्क डन बाय द फोर्स. ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक, तो वर्क डन W इक्वल टू फोर्स कितना लगाया हमने? F फोर्स लगाया. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D हुआ. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D हुआ. ठीक, बट बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस F इक्वल टू ma. ये होता है. तो F की जगह हम क्या रखते हैं? ma. तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू F के प्लेस में हमने ma रख दिया और इंटू D. इसको हमने ऐसा लिख लिया m और ब्रैकेट में AD, ये लिख लिया. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. यहां तक हमने निकाल लिया. अब देखिए, बट बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुका है. ठीक, तो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है? ये कहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. व्हाट इज v? दिस इज फाइनल वेलोसिटी. अपनी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी भी कितनी थी? v थी. तो दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u. इनिशियल वेलोसिटी बॉडी कैसी थी? रेस्ट में थी. तो ये कितना हो गया? 0 प्लस 2a और s डिस्प्लेसमेंट होता है. हमारी बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था? हमारी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट था d. ये हमारी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना था? d था. तो हम यहां पर s के प्लेस में क्या रख देंगे? d रख देंगे. तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इज v स्क्वायर इक्वल टू 2ad. इस 2 को अपॉन में लेके आएंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू ad. ये ad की वैल्यू निकल के आ गई. ये ad, अब आपको ये वाला ad भी दिख रहा होगा, तो बस ये ad की वैल्यू उठाकर हम यहां रख देंगे. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए. तो W इक्वल टू m
and this is AD. What is AD? This is V square upon 2. ठीक, तो W इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन 2, और वी कैन राइट 1/2 हाफ एम बी स्क्वेयर इस फॉर्म में। तो ये W आ गया, देखो निकल के। वास्तव में यही वर्क तो किया है फोर्स ने बॉडी में, and this work is stored in the form of kinetic energy, and that is kinetic energy. So this work done is called kinetic energy of the body. ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम लिख लेंगे कि के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, या हम केवल के लिखें तो के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस चीज को आप ध्यान से देखें, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप ध्यान से देखें तो m की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो k भी बढ़ेगा, लेकिन सेम रिलेशन अगर काइनेटिक मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर हम k की बात करें तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब k1 अपॉन k2 की बात करें तो दिस इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। मतलब कहने का यह है कि अगर m इक्वल टू m है, m1 इक्वल टू और m2 इक्वल टू 2m, डबल कर, तो इस समय की काइनेटिक एनर्जी k1 है और इस समय की k2। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, k1 अपॉन k2 इक्वल टू m अपॉन 2m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहां चला जाएगा, तो k2 कितना हो जाएगा, 2k1। मतलब कहने का ये है कि बॉडी के मास को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होती है, डबल हो जाती है, ध्यान रखें। लेकिन वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्क्वायर है। ठीक है, तो ध्यान देंगे किस तरीके से अपन देखते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब k1 अपॉन k2 की बात करें तो ये होगा v1 अपॉन v2, और ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यदि हम v1 की वैल्यू v लें और v2 की वैल्यू 2v लें, माना वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे इफेक्ट करेगी। तो ये देखिए k1 अपॉन k2 इक्वल टू v1 की वैल्यू v कर रहे हैं तो v का स्क्वायर, और जब इसका v2 का रखेंगे तो 2v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। अब v स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो k2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4k1। मतलब अब देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई, ध्यान रखना। तो मास, काइनेटिक एनर्जी केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी पर। मास को बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी सेम रेशियो में बढ़ती है, जबकि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के रेशियो में इंक्रीज हो जाती है। अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो ये 9 टाइम्स आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब कई बार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले में इस तरीके की सिचुएशन भी आती है कि सपोज कीजिए कि यहां पर हमने बॉडी की वेलोसिटी को क्या लिया था, 0 लिया था। सपोज कीजिए कि यहां पर वेलोसिटी बॉडी की u है और यहां पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, d है। ध्यान से समझना, यहां पर हमने फोर्स कितना लगाया, W। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है इसका, इसलिए इसको ध्यान देंगे। तो वर्क डन जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स को हमने क्या लिखा था, m इंटू डी, ये W आया था, तो W इक्वल टू m इंटू a इंटू डी। अब जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2as। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे s की जगह हम क्या ले लें, d ले लें, इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2ad। तो ad की वैल्यू 2 को नीचे निकालेंगे तो ad की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज ad, तो दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। इस ad की वैल्यू को यहां रख दीजिए तो वर्क डन निकल के क्या आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा m
और एडी, एडी की ये वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब W इक्वल टू आ गया हाफ, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, वी स्क्वायर और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ये वी स्क्वायर है, तो फाइनल वेलोसिटी समय में ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल की होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी में है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल की होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आगे चलकर आपको यही चीजें वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। कई बार क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझें। कई बार क्या होता है, ना हमें फोर्स का पता होता, ना डिस्प्लेसमेंट का पता होता, ना फोर्स हमें दिया रहता ना डिस्प्लेसमेंट दिया रहता, और हमें वर्क निकालना है, तो कैसे निकालोगे, फिर तो बहुत प्रॉब्लम। ना हमें फोर्स का पता है ना हमें डिस्प्लेसमेंट का पता है, तो वर्क कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे। बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालकर भी हम वर्क निकाल सकते हैं, तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, व्हाट इज पोटेंशियल, ध्यान देंगे, द एनर्जी, एनर्जी possessed by body by virtue of its position, state or configuration is called potential energy, potential। ध्यान रखना ये डेफिनेशन आपको लिखना, ठीक। किसी बॉडी में उसकी पर्टिकुलर पोजीशन के कारण, जैसे सपोज कीजिए कि एक, मान लीजिए बड़ा पत्थर है, स्टोन है, हमने उसको जब ऊपर उठाकर ले गए तो हमने वर्क किया, हमने वर्क किया किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि उसका वेट कहां लग रहा है, नीचे, हम पत्थर को कहां ले जा रहे हैं, ऊपर, ठीक। तो वर्क हमने किया, कहां गए, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी, काइनेट मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो बहुत सारा है। लेकिन आपके 9th में जो सिलेबस है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या डेफिनेशन होगी, द एनर्जी possessed by body by virtue of its height from the ground, from the earth surface, ठीक है, या ग्राउंड भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इफ अ बॉडी of mass m is placed at
height h from the अर्थ सरफेस कहां रखी है, अर्थ सरफेस से h हाइट पर, देन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है U बराबर mgh। ध्यान रखेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी रियल की नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ग्राउंड में हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना है, जीरो माना है। तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है। वो तब होती जब हमने ग्राउंड में इसको जीरो माना, अगर हम ग्राउंड में जीरो नहीं मानते तो फिर इतनी नहीं आती। खैर आपके 9th में आप डायरेक्ट याद रखो mgh। अब ये कहां से आया, तो आप देखिए ये कहां से आया, ठीक है। इसका डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन ठीक, सपोज कीजिए कि अर्थ सरफेस है, यहां पर एक m मास की बॉडी है, इसको हम उठा के यहां तक ले गए, यहां तक कितनी हाइट, h हाइट तक हमने इसको मूव कराया, ठीक। देखिए कभी ना कभी ये बॉडी यहां पर रही होगी, भैया हम यहां से यहां तक ले गए हैं तो कभी न कभी यहां पर रही होगी। सपोज कीजिए कि ये बॉडी यहां है, तो इसका वेट कितना, mg, कहां लगेगा, डाउन, ठीक। तो इतना ही फोर्स हमको अपवर्ड भी लगाना पड़ेगा, तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो पॉजिटिव होगा और ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो लेट अ बॉडी ऑफ मास m be lifted up to height h at any instant the force acting on the body कितनी है, दिस इज इक्वल टू F इक्वल टू mg, ये फोर्स लगेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी, कहां से कहां, फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h कितना हो जाएगा, W इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगाया हमने, mg, क्योंकि इतना ही फोर्स ग्रेविटी का नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, h। तो ये वर्क, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क is stored in the form of gravitational potential energy। ये कहलाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो W इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज सॉरी PE इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू mgh, ये आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, तो ये आप लोग 11th 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको, ये पूरा डेरिवेशन है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बिल्कुल सेम इसी टाइप से करना, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पर, फाइनल अपन देखते हैं पावर। व्हाट इज पावर, ध्यान देंगे इसमें एक वर्ड ऐड हो जाता है जिसमें टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ पावर, जबकि
एनर्जी के कैलकुलेशन में टाइम का कोई रोल नहीं। तो ध्यान देंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ध्यान रखें, पावर। ठीक, रेट ऑफ डूइंग वर्क माने वर्क करने का जो रेट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है, फास्टली वर्क कर रहा था, हम कहेंगे कि उसकी पावर ज्यादा है, और एक स्लोली वर्क कर रहा था, हम कहेंगे उसकी पावर कम है। सपोज कीजिए कि आपके पास दो मोटर हैं, हमारे ओवरहेड टैंक जो है वो 1000 लीटर का है। एक मोटर आधा घंटे में उसमें 1000 लीटर को फिल कर देती है, और एक मोटर 2 घंटे का टाइम लेती। तो जो पहले वाली मोटर है उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखें, तो पावर, दैट इज पावर इक्वल टू होता वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक, ये होता है पावर, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। तो P इक्वल टू W अपॉन T। अब इसकी यूनिट की बात कर ले हम, तो यूनिट ध्यान रखेंगे, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, SI यूनिट ऑफ पावर। तो ध्यान रखेंगे इसकी यूनिट होती वॉट, और W की यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक, तो वॉट इक्वल टू जूल इंटू सेकेंड, वॉट इक्वल टू जूल इंटू सेकेंड, ये होता। तो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या हो, 1 वॉट, इफ 1 जूल वर्क has to be done in 1 second, then the power is called 1 watt। ठीक, ये अगर कोई मशीन 1 जूल वर्क अगर 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है तो हम कहेंगे उसकी पावर कितनी है, 1 वाट। और भी देखें तो 1 किलोवाट ये क्या होता है, 10⁻³ वाट, माने 1000। ध्यान रखें, FPS यूनिट ऑफ पावर, तो ये क्या होती है, ये होती है हॉर्स पावर, जिसको आप HP लिखते हो, HP। 1 HP की वैल्यू क्या होती है, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ध्यान रखें, ये पावर की यूनिट। ठीक, ये किलोवाट। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ध्यान रखेंगे, यहां से अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जूल इक्वल टू क्या होगा, देखना जरा, जूल इक्वल टू ये होगा वाट इंटू सेकेंड, ये होगा वाट इंटू सेकेंड। अब जो बेसिक बात जो हमें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, हमें ये याद रखनी है कि जब भी पावर और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब भी पावर की यूनिट और टाइम की यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो जो यूनिट बनती है वो वर्क या एनर्जी की यूनिट बनती है, वर्क या एनर्जी। अब ये क्यों बताया मैंने, जूल इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड, जूल इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड। ध्यान देंगे, जूल इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड। ये मैंने आपको बताया कि जब पावर की यूनिट और टाइम की यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या बनता है, एनर्जी की यूनिट या वर्क की यूनिट बनती है। तो जो हमारे पास एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं किलोवाट आवर्स, KWH, ये कई जगह आपको मिली। अरे ये कुछ और नहीं है, ये काई की यूनिट है, वाट की जगह में ही किलोवाट। इसका मतलब ये है
कि ये तो पावर की यूनिट है और ये और क्या की यूनिट है, टाइम की। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ मतलब किलोवाट और स्काई की यूनिट होगी। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखना। एंड दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड BTU या बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट या 1 यूनिट। हमारे घरों में जो लाइट जलती 1 यूनिट लाइट, वो वास्तव में यही है 1 kWh, 1 किलोवाट आवर्स। तो 1 किलोवाट मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 और 1 और, तो 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट और 1 और को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे मैंने 36 सेकंड। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 36123, सॉरी हाँ चलो ऐसा भी लिख सकते हैं ये, और 30 ये 1 2 3 एंड ये हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। अब ध्यान दें वाट इंटू सेकेंड, अभी मैंने आपको बताया, देखिए वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। इसका मतलब इसको पूरा लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो के बाद डेसिमल लगा दिया तो ये 10⁻⁶। तो ये आ गया 1 kWh की वैल्यू 1 किलोवाट आवर्स में इतने जूल होता है। तो ये था आपका पावर का, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये मतलब लगभग हो गया आपके 9th के हिसाब से। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो जो आएंगे वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।